ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 हिस्ट्री एंड कल्चर के हम नोट्स देख रहे थे 13 मंथ प्रीवियस के कि किस तरह से आप अपने करंट अफेयर को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा होगा। हम इस पूरी वीडियो में पिछले 13 मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी पहला पार्ट रिलीज हो चुका है। नाउ सबसे पहले देखिए क्या है, एक न्यूज़ है कि फ्लैग सत्याग्रह ऑब्जर्व किया गया मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया। कब किया? 18 जून को किया। और फ्लैग सत्याग्रह ऑब्जर्व किया गया। अब इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ बैकएंड में हुई है वो भी जाननी जरूरी है। फ्लैग सत्याग्रह को झंडा सत्याग्रह भी कहते हैं और ये 1923 में हुआ था जबलपुर और नागपुर में। The news of flag hosting in Jabalpur spread like fire in the country and after the flag were hosted at several places across the country। अब यहाँ पर क्या हुआ था 1923 जब भारत नहीं था, है ना, तो जबलपुर और नागपुर वाले इलाके में क्या किया जा रहा था? फ्लैग होस्टिंग की जा रही थी। और उस समय ये मतलब बहुत बड़ी बात थी, नेशनलिस्ट की भावना आ रही थी, लोग अपने कंट्री को आज़ाद चाहते थे। तो 1923 में ये चीज़ें देखने को मिली। It was a campaign peaceful civil disobedience that focused on exercising the right and freedom to hoist the nationalist flag and challenge the legitimacy of British rule। बस वही है कि फ्लैग सत्याग्रह ऑब्जर्व किया गया जबलपुर मध्य प्रदेश में और ये पहली बार 1923 में हुआ था। इसलिए जनरली इसका मेजर पर्पस था कि इंडिया को जो ब्रिटिश रूल को चेतावनी देने के लिए, एक तरह से अपना सिंबल दिखाने के लिए कि उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की। तो सिर्फ एक न्यूज़ ये याद रखना कि 1923 में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, यही वाली झंडा सत्याग्रह। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन, हम देखिए हर जितनी भी न्यूज़ होंगी ना, सिर्फ मैं करंट बताऊंगा और करंट से रिलेट करना, एसोसिएट करना कि हाँ इस बार ये चीज़ हुई थी। तो झंडा सत्याग्रह अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है जब भी मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें। तो झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। बस इस न्यूज़ से हमें सिर्फ यही कवर करना और इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस आपका आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिले श्री सैलम टेम्पल में। तो सेकंड न्यूज़ बहुत ज़्यादा सिंपल आती है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एक हार्ड सरफेस में कुछ लिखा होना इंस्क्रिप्शन कहलाता है। हमें जानना क्या है? देखिए अभी न्यूज़ में क्या था कि 18 कॉपर प्लेट देखने को मिली जो कि 14th और 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड की हैं। बट हमें यहाँ पर ये नहीं जानना कि ये कौन से टाइम पीरियड की है। हमें जानना है सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। कभी डायरेक्टली ये पूछा गया कि सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किस स्टेट से रिलेटेड हैं, किससे एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं आपका उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ठीक है, और ये है इंडियन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और जनरली ये लिखी गई हैं प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ आपकी कवर हो गई। सबसे पहला कौन सा वाला कि जो पहला फ्लैग सत्याग्रह है वो ऑब्जर्व किया गया, बट जो झंडा सत्याग्रह है वो 1923 में हुआ। डेट याद रखना, ये छोटी छोटी है न्यूज़ बड़ी, बट आपको क्या करना है ये जान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर प्लेट सोहगोरा वाला कौन सा? उत्तर प्रदेश, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत में लिखी गई है। ओके चलिए नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ है ये? लोथल, गुजरात में। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए दो मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ यहाँ पर क्या है, अब ये जगह नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया? इस जगह को आप सबको पता है लोथल का अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, जब एंशियंट हिस्ट्री, मैंने पूरी क्लासेस लिए हैं हड़प्पा बैच में, एंशियंट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है लोथल गुजरात में, वो उसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया गया। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ें तो लोथल गुजरात के बारे में ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ओके। आदर्श स्मारक स्कीम ये क्या है? बहुत सिंपल है यार, ये आदर्श स्मारक स्कीम के ये क्या है, इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत सारे अभी इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जो मोनूमेंट्स हैं जनरली, उनको एक तो डेस्टिनेशन से जोड़ेंगे। साथ ही साथ आदर्श स्मारक स्कीम का बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो टूरिस्ट विजिट करते हैं ना हमारे मोनूमेंट्स में, जनरली उनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिलती।
तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू आदर्श स्मारक स्कीम, ठीक है, आदर्श स्मारक स्कीम किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे आदर्श स्मारक स्कीम सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च की, और इसमें क्या होता है कि जो भी मोनूमेंट हैं जनरली क्या है, नागार्जुन कोंडा यहाँ पर बुद्धिस्ट रिमेन्स थे, और वीरभद्र टेम्पल ये है लेपाक्षी में, इसको आदर्श स्मारक की तरह कंसिडर किया गया। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। अब होता क्या है, इनके बेसिस पे जब आप देखेंगे इन जगहों को, एक तो है सलीहुंदम में और वीरभद्र टेम्पल है लेपाक्षी में। आपको ये टेम्पल के नाम याद नहीं रखने, आपको ये जानना है कि आदर्श स्मारक स्कीम किसके लिए है। ये लॉन्च हुई थी 2014 में, ताकि जो विजिटर्स आएँ इन जगह में, चाहे कोई मंदिर हो, कोई बुद्धिस्ट रिमेन्स हो, ठीक है, नागार्जुन कोंडा, तो यहाँ पर क्या है कि जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना है, जो सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, ठीक है। और इनको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है 100 मोनूमेंट्स। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, जितने भी बहुत हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होता है उसको प्रोटेक्शन देती है। तो आदर्श स्मारक स्कीम में यही है कि इस स्कीम के अंदर अगर बहुत सारे जो मोनूमेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको क्या किया जाएगा, सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। तो समझ में आ गया आदर्श स्मारक स्कीम क्या है, कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 100 साइट को चुनेंगी, 100 मोनूमेंट्स को चुनेंगी, और उनमें अब ये 100 को जरूरी नहीं है याद करना, बहुत सारे हैं, लेपाक्षी, वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी में, ये सब आंध्र प्रदेश में, इनको आदर्श स्मारक स्कीम के अंदर चुना गया क्योंकि इन जगहों पर बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। टू मेक मोनूमेंट विजिटर फ्रेंडली, टू अपग्रेड, प्रोवाइड वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, इंटरप्रिटेशन, ऑडियो वीडियो, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वीरभद्र टेम्पल। अब वीरभद्र टेम्पल ये एक हिंदू टेम्पल है, और 1530-1545 के बीच में वीरूपन्ना और वीरन्ना ने बनाया था, टू ब्रदर्स हु वर गवर्नर अंडर द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अच्युतदेव राया। हाउएवर देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो मानते हैं कि इसको जो अगस्त जो मुनि हैं उन्होंने बनाया था। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द वीरभद्र, ए फियर्स इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। जिनको माना जाता है, वीरभद्र कौन है, माना जाता है, लोग ये मानते हैं कि ये लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है, ठीक है, जो धरती में आए हैं इनके ही रूप हैं। सिंस मोस्ट ऑफ टेम्पल हैपन्स टू बी बिल्ट ऑन द टॉर्टॉइज शेप्ड रॉकी हिल, द हिल इज रिफर्ड टू एज कुर्मासेलेम मीनिंग टॉर्टॉइज हिल इन तेलुगु। अगर कोई बोले, जैसे यहाँ पर भी है, जहाँ मैं रहता हूँ जनरली उत्तराखंड में, वहाँ पर एक टेम्पल है, अगर आप सर्च करें तो उसमें है क्रांतेश्वर, और उसे कूर्म पर्वत भी कहते हैं। तो अगर कभी भी कूर्म लिखा गया ना, ये चीज़ याद रखना, ये कछुए से मतलब है, कूर्म पर्वत भी बोलते हैं, कछुए के शेप का पर्वत, ठीक है। तो ऐसी ही उत्तराखंड में तो है ही, ये है तेलुगु में भी, ठीक है, कूर्म सेलेम, इसका मतलब होता है टॉर्टॉइज हिल। द हैंगिंग पिलर इज येट अनदर अट्रैक्शन इन द टेम्पल। इस पर ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। द टेम्पल इंक्लूडेड ए 24 फीट बाई 14 फीट फेresco 14 अवतार ऑफ शिवा, वन ऑफ द बीइंग वीरभद्र ऑन द सीलिंग। तो अब डायरेक्टली, अब देखो ये न्यूज़ आपको पता चल गई कि आपने ये सब पढ़ा। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जो वीरभद्र टेम्पल है वो किसके टाइम पे बना था। सबसे पहला विजयनगरा एम्पायर के टाइम में, ओके, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। नाम से ही लग रहा है वीरभद्र, वीरूपन्ना और वीरन्ना ने, ये दो भाई थे, गवर्नर हुआ करते थे 1530 यानी कि 16th सेंचुरी के दौरान, ये तब बनाया था। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये अगस्त मुनि ने बनाया था, बट आपको इन फैक्ट में नहीं जानना कि किसने बनाया था। आपको ये जानना है कि वीरभद्र टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, किससे रिलेटेड हैं, लॉर्ड शिवा हैं। और टेम्पल में जो शिवा के 14 अवतार हैं उनमें से एक अवतार कौन है, वीरभद्र, ठीक है, क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द WHITRAP। अब ये क्या है, ये है वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एशिया पैसिफिक रीजन वालों के लिए, मतलब इंडिया के लिए जनरली। अब होता क्या है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद की, उसने रिकॉग्नाइज किया है CPT यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम इन कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन एज कमेंडेबल केस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन। ये एक यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद बेस्ड है, और जनरली यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इस पर वो काम करते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है
कि ठीक है, अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी CEPT यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़े काम किए हैं ग्लोबल इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन में। बहुत सारे लोगों को अवेयर करवाया है कि किस तरह से हम अपनी हेरिटेज साइट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर WHITRAP, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक क्या है। देखो, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द यूनेस्को, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को के अंदर, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। इसका मेजर मिशन क्या है कि ऑल ओवर एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उन पे अच्छे से काम करना, ट्रेनिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रीजनल नेटवर्क क्रिएट करना, ताकि इन सब को प्रोटेक्ट किया जा सके। और पूरा पर्पज़ यही है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उनके लिए जितने भी ऑफिशियल काम करने पे लगे हैं उनको ट्रेनिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाना। अब साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जान लेते हैं। ये 1972 में बना था। इसका प्राइमरी मिशन था जितने भी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कन्वेंशन इज़ गवर्न बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ 21 नेशंस। इंडिया इज सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। बस सिर्फ इतना याद करना है, बस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भारत सिग्नेटरी है या नहीं। यस, आंसर है इसका यस। और ये 1972 में बनी थी, ठीक है। यूनेस्को ये 1945 में बनी थी। और आप सबको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे PR पब्लिकेशन में मिल जाएगी, तो अभी यहाँ पर इनको करना ज़रूरी नहीं है। पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर से ये बताने का मतलब है कि यूनेस्को, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यूनेस्को का, ठीक है। जनरली इसके 195 मेंबर थे, 10 एसोसिएटेड मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है क्या? आंसर है नहीं। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट द रमप्पा टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग। सबसे बड़ी बात है, अभी हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में इससे पहले पढ़ा, और उसने अभी क्या किया है, रिसेंटली तेलंगाना का एक टेम्पल, रमप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। रमप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये काकाटिया किंगडम के दौरान बनाया गया था 13वीं सेंचुरी में। और सबसे ख़ास बात क्या है, क्यों रमप्पा टेम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बना है, जो इसकी फाउंडेशन होती है, जो बेसिक बन रहा होता है, वो सैंडबॉक्स टेक्निक से बना है। सैंडबॉक्स टेक्निक का मतलब क्या है? सैंडबॉक्स टेक्निक का मतलब है कि सबसे पहले एक गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे में भरा जाएगा सैंड लाइम, जैगरी उसको मिक्स करने के लिए, ताकि और पकड़ बने, ठीक है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसको काराकेया बोलते हैं, बनाने से पहले। अब माना जाता है कि इस टेक्निक से अगर अर्थक्वेक भी आए तो ये सर्वाइव कर सकता है। तो सोचो, रमप्पा टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। सिमिलर चीज़ वही है, देखो, द सैंडबॉक्स इन द फाउंडेशन एक्ट एज ए कुशन इन केस ऑफ अर्थक्वेक, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ धौलीवीरा से रिलेटेड है। धौलीवीरा आप सबको पता है गुजरात में है। जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, धौलीवीरा के बारे में ये जान लेंगे कि बहुत ज़्यादा जब भी वाटर मैनेजमेंट की बात की जाती थी तो धौलीवीरा का नाम आता था। तो इस बार जो गुजरात का धौलीवीरा है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये पहली साइट है जिसको ऐसा टैग मिला है। इसके साथ साथ इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, चाइना में 40 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उनमें से एक साइट अब बन चुकी है गुजरात की, धौलीवीरा। धौलीवीरा के बारे में जानें तो यहाँ पर आपको वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिक टेक्निक पहले भी देखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, ठीक है। तो अगर जब आप इस बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप IVC, अभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट वाली वीडियो भी बनाई है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है। धौलीवीरा 250 किलोमीटर दूर लोकेटेड है भुज के, और यहाँ 2 स्ट्रीम्स हैं, मनसार और मनहार, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ एक है, राजीव गांधी खेल रत्न को रिनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और जनरली ये अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सिंस 1991 से। और जो चुने जाते हैं वो एक कमेटी के द्वारा चुने जाते हैं, और जनरली अगले उसमें देखो, जो ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर इंटरनेशनल लेवल में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जनरली ओलंपिक्स वगैरह मेडल वेडल लाता है, उसको खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार दिया जाता था। अब इसको राजीव गांधी खेल रत्न को रिनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। 2020 तक इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। इनका बर्थडे अगस्त 29 को मनाया जाता है और नेशनल स्पोर्ट्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एक एक मार्क्स के करंट अफेयर में ज़रूर पूछी जा सकती हैं। तो ऐसी ही न्यूज़ हम करते रहेंगे आगे। बाकी मैंने गारंटेड 60 बैच में ये जो वर्ड फाइल है वो शेयर कर दी है। तो गारंटेड 60 बैच क्या है, बहुत सिंपल है। गारंटेड 60 बैच में जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन है हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, स्टोन एज मतलब एंशियंट हिस्ट्री के पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, स्टैटिक पोर्शन सब कवर कर चुके हैं। मेंस की भी हम 3-4 नोटबुक दे चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी दे चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट दे चुके हैं, साइंस एंड टेक की मेंस। तो जनरली अब कुछ 2-3 मेंस की और बची हैं, ठीक है। बाकी हम गारंटेड 60 बैच के सभी एस्पिरेंट को ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स दे चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7505134891 में कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी पीडीएफ और वीडियो सेक्शन हमसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले करंट अफेयर में।